आप सबका स्वागत है इस छोटे से चैनल पे यानी कि हरी एजुकेशन वर्ल्ड चैनल पे। तो आज बच्चों हम पढ़ने वाले हैं 8वीं कक्षा हिंदी सुल भारती की किताब में से दूसरा चैप्टर, यानी कि कौन सा चैप्टर, वारिस कौन। इस पाठ की शुरुआत हम करने वाले। देखो, पाठ की शुरुआत करने से पहले लेखिका का नाम ज़रूर जान लीजिए। इस पाठ को एक लेखिका ने लिखा है जिनका नाम है विभा रानी। अब देखते हैं विभा रानी का परिचय। आओ, विभा रानी जन्मी हैं, उनका जन्म हुआ है 1959 में, जो कि बिहार में हुआ है। बिहार में कहाँ? मधुबनी में हुआ है। चलो अब परिचय की तरफ बढ़ते हैं। परिचय में क्या लिखा है? बहुयामी प्रतिभा की धनी विभा रानी हिंदी व मथेली की राष्ट्रीय स्तर की लेखिका है। आपने कहानी, गीत, अनुवाद, लोक साहित्य एवं नाट्य लेखक में प्रखरता ऐसी अपनी कलम चलाई है। आप समकालीन फिल्म, महिला व बाल विषयों पर लोकगीत और लोक साहित्य के क्षेत्र में निरंतर काम कर रही है। ठीक है, तो विभा रानी इस पाठ की जो लेखिका है, उन्होंने कौन सी किताबें लिखी है वो देखेंगे, प्रमुख कृतियाँ देखेंगे। तो उनकी पहली प्रमुख कृतियाँ हैं चल खुसरो घर अपने, मिथिला की लोक कथाएँ, गोनू जाके किस्से, कहानी संग्रह, अगले जन्म मोहे बिटिया न कीजो, नाटक, समरथ CAN, द्विभाषी, हिंदी अंग्रेजी का अनुवाद, बिल टेलर की डायरी आदि। अब देखो गद्य संबंधी यानी क्या? गद्य संबंधी ये होता है कि इस पाठ में हम क्या पढ़ने वाले हैं। किस पाठ में? वारिस कौन के इस पाठ में हम क्या पढ़ने वाले, किसके बारे में पढ़ने वाले, ये सब हमें गद्य संबंधी में दिया होता है। तो देखो, प्रस्तुत कहानी के माध्यम से विभा रानी जी का कहना है कि हमें उत्तम फल प्राप्त करने के लिए समय और साधनों का सदुपयोग करना चाहिए। जो ऐसा करता है वही जीवन में सफल होता है। तो विभा रानी ने जो ये पाठ लिखा है, वारिस कौन, ये जो पाठ लिखा है, इस पाठ में से विभा रानी यही बताना चाहती है कि हमें अपने समय और हमारे पास जो भी चीज़ें हैं उनकी कदर करनी चाहिए, उन्हें सदुपयोग करना चाहिए। जो ऐसा करता है वो जीवन में हमेशा सफल होता है। चलो अब पाठ की तरफ बढ़ते हैं। पाठ में क्या दिया है, क्या नहीं दिया है। पाठ का नाम देख लो, वारिस कौन, और इस पाठ की लेखिका कौन है? विभा रानी है। देखो, मैं बच्चों आपको बताऊं तो हिंदी एक सरल विषय है। तो अगर आप इस पाठ को 2 से 3 बार पढ़ते हो तो आपको एकदम सरलता से समझ आ जाता है। ठीक है, अब चलो पाठ की तरफ बढ़ते हैं। पहले मैं थोड़ा पढ़ लूँ फिर आपको बताऊंगी। ठीक है, चलो। एक राजा था, उसके 4 बेटियां थी। राजा ने सोचा कि इन चारों में से जो सबसे बुद्धिमती होगी उसे ही अपना राजपाट सौंपूंगा। इसका फैसला कैसे हो, वह सोचने लगा। अंत में उसे एक उपाय सूझ गया। तो देखो यहाँ पे इसमें क्या बताते हैं कि इस पाठ में एक राजा था। उस राजा की कितनी बेटियां थी? 4 बेटियां थी। और राजा है तो उस राजा के पास राजपाट था। राजपाट का मतलब है राजा के पास धन संपत्ति थी, बड़ा सा महल था। तो वो राजा क्या सोचता था कि मेरी चारों बेटियों में से सबसे बुद्धिमान बेटी कौन है। बुद्धिमती का अर्थ होता है, अगर यहाँ पे लड़का होते, 4 लड़के होते तो यहाँ पे बुद्धिमान लिखा होता है, पर यहाँ पे लड़कियाँ हैं इसलिए यहाँ पे बुद्धिमती लिखा है। ठीक है, तो राजा यही सोचता है कि मेरी चारों बेटियों में से सबसे बुद्धिमान कौन है जिसे मैं अपना ये सब राजपाट दे सकूं। तो उसके बारे में ये सोचता है। वो राजा क्या करता है, सोच रहा है। और राजा को अंत में, बाद में जाकर उसे एक उपाय सूझता है। अब देखते हैं वो उपाय क्या है। उसने एक दिन चारों बेटियों को अपने पास बुलाया, सभी को गेहूं के 100 दाने दिए और कहा, इसे तुम अपने पास रखो। 5 साल बाद मैं जब इन्हें मांगूंगा तब तुम मुझे वापस कर देना। तो राजा को जो उपाय सूझा था, और राजा ने एक दिन क्या कहा कि एक दिन चारों अपनी बेटियों को अपने पास बुलाया है और हर एक को
100-100 दाने दे दी। पहली बेटी को 100 दाने, दूसरी बेटी को 100 दाने, तीसरी बेटी को 100 दाने, चौथी बेटी को 100 दाने। ऐसे करके उसने अपने चारों बेटियों को 100-100 दाने दे दी। और उन्हें क्या कहा, उन चारों बेटियों को कहा कि 5 साल बाद, कितने साल बाद, 5 साल बाद जब मैं तुमसे ये 100 दाने मांगूंगा तो तुम मुझे वापस दे देना, ऐसा राजा ने कहा। और राजा चल दिए। चलो आगे देखते क्या। गेहूं के दाने लेकर चारों बहनें अपने अपने कमरे में लौट आई। तो वो जो चारों बहनें थी, यानी कि राजा की जो चारों बेटियां थी, वो अपने अपने कमरे में चली गई गेहूं के दाने लेके। अब बड़ी बहन ने उन दानों को खिड़की के बाहर फेंक दिया। उसने सोचा आज से 5 साल बाद पिताजी को गेहूं के इन दानों की याद रहेगी क्या? जो याद भी रहा तो क्या हुआ, भंडार से लेकर दे दूंगी। तो पहली जो बेटी थी, राजा की बड़ी बेटी, उसने वो 100 दाने अपनी कमरे की खिड़की के बाहर फेंक दिए। और उसने क्या सोचा कि पिताजी को थोड़ी ना 5 साल बाद याद रहेगा कि मैंने बेटी को 100 दाने दिए थे। याद भी आ गया तो क्या है, भंडारे से दे दूंगी 100 दाने निकाल के। ऐसी पहली बेटी सोचने लगी। दूसरी बेटी क्या करती है, दूसरी बहन ने दानों को चांदी की एक डिब्बी में डालकर उसे मखमल के थैले में बंद करके सुरक्षा से अपनी संदूकची में डाल दिया। सोचा 5 साल बाद जब पिता जी ये दाने मांगेंगे तब उन्हें वापस कर दूंगी। तो दूसरी बेटी जो थी, उसने वो 100 दाने चांदी की डिब्बी में सुरक्षा एकदम संभाल के रख दिए और उस डिब्बी को मखमल के थैले में बंद कर दिए। मखमल का थैला यानी कि एक ऐसा कपड़ा होता है जो कि बहुत नरम कपड़ा होता है। उस नरम कपड़े से थैले बनाए जाते थे, पुराने ज़माने में हुआ करता था ये। तो वो चांदी की डिब्बी में 100 दाने रखती है संभाल के, और वो डिब्बी, चांदी की डिब्बी मखमल के थैले में डाल देती है। और वो थैला कहाँ डाल देती है, अपने संदूकची में। ठीक है। और वो क्या सोचती है दूसरी बेटी कि पिताजी 5 साल बाद जब गेहूं के दाने मांगेंगे तो यहाँ से निकाल के दे दूंगी, ऐसा वो सोचती। अब तीसरी बेटी की बात करते हैं। तीसरी बहन बस सोचती रही कि इसका क्या करूं। देखो, तीसरी को तो कोई उपाय नहीं सूझ रहा था कि 100 दानों के साथ क्या करूं, तो वो सोचती ही रही। चौथी और छोटी बहन तनिक बच्ची थी। जो चौथी बेटी थी राजा की, चौथी बहन, वो छोटे बच्चों जैसे करती थी। और छोटी थी इसलिए भी वो छोटे बच्चों जैसे ही करती थी। उसे शरारतें करना बहुत पसंद था, छोटी को बहुत शरारतें करना पसंद था। और उसे खाने में गेहूं के भुने दाने अच्छे लगते थे। उसने दानों को भुना कर खा डाला और खेल में मगन हो गई। तो जो छोटी बेटी थी, उसे खाने में गेहूं के भुने दाने अच्छे लगते थे, तो उसने उन दानों के साथ क्या किया, उन दानों को सेक दिया और उन्हें खा गई वो। अब तीसरी बेटी, तीसरी राजकुमारी को इस बात का यकीन था कि पिताजी ने उन्हें यूं ही ये दाने नहीं दिए होंगे, ज़रूर इसके पीछे कोई मकसद होगा। पहले तो उसने भी अपनी दूसरी बहनों की तरह ही उन्हें सहेज कर रख देने की सोची, लेकिन वह ऐसा न कर सकी। 2-3 दिनों तक वह सोचती रही। फिर उसने अपने कमरे की खिड़की के पीछे वाली ज़मीन में वे दाने बो दिए। समय पर अंकुर फूटे, पौधे तैयार हुए, दाने निकले। राजकुमारी ने तैयार फसल में से दाने निकाले और फिर से बो दिए। इस तरह 5 वर्षों में उसके पास ढेर सारे गेहूँ तैयार हुए। तो जो तीसरी थी वो सोचती रही, और उसने सोचा, एक बार तो उसने ये सोचा कि मैं भी अपनी दूसरी बहन की तरह ही करूं। दूसरी बहन ने क्या किया था कि वो जो 100 दाने थे वो संभाल के अपने संदूकीची में रख दिए थे। तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं भी दानों को संभाल के रख लूं। पर तीसरी बुद्धिमान थी, इसलिए उसने सोचा कि पिताजी ने ये दाने दिए तो ऐसे ही नहीं दिए होगे ना, टाइम वेस्ट करने के लिए थोड़ी ना दिए होगे, कुछ तो इसके पीछे का पिताजी का मकसद होगा दानों का देने का। तो उसने वो सोचते सोचते अपने कमरे की खिड़की के बाहर देखती है। उसे क्या दिखता है कि उसके खिड़की के बाहर एकदम खाली सी जगह है, और वो उसके पास जो 100 दाने थे, वो सोचते सोचते उसकी दिमाग लगती है कि क्यों ना मैं ये 100 दानों को सामने जो ज़मीन खाली है वहाँ पे बो दूँ। वो बो देती है, फिर उनकी संभाल रेख देख करती है, और वो 100 दानों में से अंकुर फूटता है, और उस अंकुर में से भी और दाने निकलते हैं गेहूँ के। तो वो निकालती है गेहूं के दाने और वो भी बो देती है। इस तरह से वो जो पूरी खाली जगह होती है वो गेहूं से भर देती है। आगे बढ़ते हैं। 5 साल बाद
राजा ने फिर चारों बहनों को बुलाया और राजा से 5 साल पहले और राजा ने कहा, आज से 5 साल पहले मैंने तुम्हें चारों को गेहूं के 100-100 दाने दिए थे और कहा था कि 5 साल बाद मुझे वापस करना। कहाँ है वे दाने? तो राजा 5 साल बीत जाते हैं ऐसे कर करके। 5 साल बाद राजा आता है। राजा उन चारों बेटियों को बुलाता है और उन चारों बेटियों को कहता है कि मैंने जो तुम्हें 5 साल पहले जो दाने दिए थे वो मुझे दे दो, मैं मांग रहा हूँ, ऐसे कहता है। तो जो बड़ी राजकुमारी होती है वो भंडार घर में जाती है और 100 दाने ले आती है। ठीक है। राजा ने पूछा, क्या ये वही दाने हैं जो मैंने तुम्हें दिए थे? तो राजा उससे पूछता है बड़ी बेटी से कि जो ये दाने मैंने दिए थे वही है या कहीं और से उठा के लाई हो तुम? तो जो राजकुमारी होती है वो पहले तो झूठ बोलती है, हाँ बोल देती है, पर जब राजा फिर ज़ोर से बोलता है, उसे थोड़ा डांट कर बोलता है, तो वो सच्चाई बोलती है कि नहीं, ये तो मैं भंडारे से लाई हूँ। ठीक है। अब राजा दूसरी बेटी से पूछता है, तुम्हारे दाने कहाँ हैं? राजा दूसरी बेटी से पूछता है कि तुम्हारे दाने कहाँ हैं? तो दूसरी बेटी यानी कि दूसरी राजकुमारी ने क्या किया था, वो दाने संभाल के रख लिए थे ना संदूकची में, तो वो संदूकची में से लाती है वो दाने और राजा डिब्बी खोलता है। पर देखो 5 साल बाद वो गेहूं के दाने खराब हो जाएंगे, सड़ जाएंगे, तो वैसे ही सड़ गए ये दाने भी। ठीक है। और तीसरी राजकुमारी से फिर राजा पूछता है, तो तीसरी बेटी से राजा पूछता है, तो जो तीसरी बेटी होती है वो उसका उत्तर क्या देती है, सुनो। मैं इसका उत्तर आपको अभी नहीं दूंगी क्योंकि जवाब पाने के लिए आपको यहाँ से दूर जाना पड़ेगा और मैं वहाँ आपको कल ले चलूँगी। तो राजकुमारी क्या कहती है, आपने जो 100 दाने दिए उसका उत्तर आपको मिलेगा पिताजी, पर वो यहाँ नहीं दे सकती मैं आपको, मैं कल ले जाऊँगी। तो वैसे तो राजा छोटी बेटी यानी कि चौथी राजकुमारी से पूछता है, हमें तो पता है छोटी है वो, राजकुमारी बच्चों जैसे करती है छोटी वाली, तो उसने तो खा लिए होते, तो वो बोलती है कि मैंने तो खा लिए भून कर। ठीक है। तो राजा बहुत निराश हो जाता है। राजा ऐसे सोचता है कि राजा तीनों बेटियों से निराश हो चुका होता है और फिर राजा सिर्फ तीसरी बेटी से ही कुछ आशा लगाए रहता है कि तीसरी बेटी तो कुछ ना कुछ मुझे करेगी, उम्मीद होती है उसे तीसरी बेटी से। देखो दूसरे दिन तीसरी राजकुमारी राजा के पास आई। उसने कहा, चलिए पिताजी आपको मैं दिखाऊं कि गेहूं के वे दाने कहाँ हैं। तो दूसरा दिन बीत जाता है और राजकुमारी आती है राजा के पास और कहती है कि चलो पिताजी अब आपको मैं दाने बताती हूँ कि कहाँ है। फिर राजा है, देखो पुराने ज़माने में ना ये रथ वथ हुआ करते थे, गाड़ी वाड़ी नहीं हुआ करती थी। ठीक है। राजा रथ पर सवार हो गया, रथ महल नगर पार करके खेत की तरफ बढ़ चला। राजा ने पूछा, आखिर कहाँ रख छोड़े हैं तुमने वे 100 दाने? इन 100 दानों के लिए तुम मुझे कहाँ कहाँ के चक्कर लगवा रही हो? तो राजा तो थक गया था रथ में बैठ बैठ के। तो राजा कहता है कि कहाँ वो 100 दाने तुम फेंक आई हो, कहाँ छोड़ दिए तुमने? पूरे 100 दानों के लिए तुम तो मुझे पूरा ये घुमाने लग गई हो, खेत ही घुमाने लग गई हो, ऐसा राजा बोलता है। और जब वो रथ एक बड़े से एक हरे भरे से खेत के सामने रुक जाता है वो रथ, राजा ने देखा सामने बहुत बड़े खेत की गेहूं की फसल थी। राजा फिर रथ से उतरता है और वो देखता है कि पूरा खेत गेहूं की फसल से भरा है, ऐसा राजा देखता है। और देखो पुराने ज़माने में क्या हुआ करते थे कि राजा भी अपने कानों में बालियाँ डालते थे, तो वो जो हवाएं चलती है और हवाओं में राजा की जो बालियाँ होती है वो झूमने लगती है, हवाएं आ रही है तो उनकी बालियाँ हिलने लगती है और राजा को ऐसे खुशी भरा संगीत सुनाई देता है। फिर राजा हैरान होकर राजकुमारी की ओर देखते और राजकुमारी फिर उन राजा को क्या कहती है, देखो पिताजी ये वे 100 दाने हैं जो आज लाखों लाख दाने के रूप में आपके सामने हैं। मैंने उन 100 दानों को बोकर इतनी अधिक फसल तैयार की है। तो राजकुमारी ने क्या किया था उन 100 दानों के साथ, ये हम सबको पता है। तो वो वही बताती है कि पिताजी मैंने ये 100 दाने जो आपने दिए थे वो मैंने खेत में बो दिए और फिर वहाँ से जो फसल आई उसमें से मैंने दाने निकाल के और बो दिए। इस तरह से मैंने पूरे इस खाली ज़मीन को गेहूं की फसल बना दी।
और राजा इतना खुश हो जाता है कि अपनी बेटी को गले लगा लेता है। और राजा अब निश्चित हो चुका है, क्या हो चुका है, राजा निश्चित हो चुका है कि राजा की जितनी भी संपत्ति, जितना भी महल है, वो अपनी बेटी को, किस बेटी को देगा, तीसरी बेटी को देगा। ठीक है, तो आपको अगर चैप्टर समझ आ गया हो, पार्ट समझ आ गया हो, तो बहुत अच्छी बात है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, मैंने समझा, यहाँ पे लिखा है। तो आप सब मुझे बताओ कि आपने इस पार्ट से क्या समझा। मुझे ज़रूर कमेंट में बताओ कि आपने इस पार्ट से क्या समझा और क्या नहीं समझा। और ये जो भी सारे प्रश्न उत्तर है वो हम अगले वीडियो यानी कि अगले लेक्चर में ये सारे प्रश्न उत्तर कर लेंगे। ठीक है, तो इस पार्ट में आपको जो भी समझा हो वो मुझे ज़रूर कमेंट में बताना, कि मुझे भी ऐसा पता चले कि मैंने इतना पढ़ाया और आपको इससे क्या समझ आ रहा है। ठीक है, तो बस आज का वीडियो यहीं तक था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना होगा, लाइक कर दीजिएगा, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक शेयर कर देना। और चैनल पे न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो।